नमस्कार प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज भी हम मोस्ट जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे और साथ के अनुसार आज से एक सीरीज भी चल रही है, उसके अंदर आखिरी में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, है ना। आखिरी में 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो पीछे का जो रिवाइजन है वो रिवाइज भी हो सके। तो प्यारे साथियों, आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आया है और आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल ने ईरान पर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। प्यारे साथियों, इजराइल ने हम आपके ईरान पर हमला क्यों किया है, इसके बारे में ही आज जानेंगे। देखिए, दोनों देशों के बीच में है ना जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। पहले जब 1967 के पहले, 70 के दशक के पहले की अगर बात करें तो उस समय इनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन ये रिश्ते अब दुश्मनी में बदल गए हैं। प्यारे साथियों, एक बात याद रखना, जब आपका इजराइल बना था, इजराइल क्या था प्यारे साथियों, पहले एक बहुत छोटा सा देश था जो फिलिस्तीन पर क्या कर गया था, एक टुकड़े पर राज कर लिया था। धीरे धीरे ये क्या कर चुका है प्यारे साथियों, पूरे फिलिस्तीन पर राज कर चुका है। मात्र कुछ पार्टी अब जो फिलिस्तीन का बचा है वो फिलिस्तीन के अंडर में है, बाकी अब ऐसे मान लो कि 70 से ज्यादा पार्ट पर अब इजराइल क्या कर चुका है, राज कर चुका है। और इजराइल आप देख पा रहे होंगे कि कहीं आपको है मिडल ईस्ट के अंदर दिखाई दे रहा होगा। पहले साथियों, इस मिडल ईस्ट के अंदर एक ही कंट्री है जो आपकी यहूदी कंट्री है। बाकी जितनी भी आप कंट्रियां देखोगी ज्यादातर आपकी क्या है, इस्लामिक कंट्रियां हैं। तो मिडल ईस्ट के अंदर जो इस्लामिक कंट्रियां हैं उसका अभाव हमें क्या देखने को मिलता है साथियों, ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, एक समय ऐसा था जब मैंने आपको कहा कि फिलिस्तीन पर इजराइल ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो उस समय एक ही देश था जिसने इजराइल की हेल्प की थी और इजराइल को एक देश के रूप में माना था, वह था ईरान। और ईरान, अब देखो, अब दोनों की दुश्मनी किस तरीके से बदल गई है। कुछ समय पहले यानी कि 70 के दशक के पहले यहाँ पर इजराइल को एक देश मानता है ईरान, आज वही उसका क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। प्यारे साथियों, ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, सभी पर चीज डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले इजराइल है ना, इजराइल जो आपका कंट्री है प्यारे साथियों, इजराइल जो कंट्री है, इजराइल जो आपका कंट्री है प्यारे साथियों, उसने ईरान पर हमला किया है। ईरान पर क्या किया है, हमला किया है। अब देखिए प्यारे साथियों, ईरान पर हमला करने का क्या कारण है। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो कंट्री है वो आपकी कैसी है, इस्लामिक कंट्रियां हैं, लेकिन इसमें क्या रहते हैं, आपकी यहूदी ज्यादा रहते हैं प्यारे साथियों। और ये सारी की सारी जो मिडिल ईस्ट में है, ईरान क्या है साहब जी, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। ईरान कहता है कि अगर इस्लामियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो वो कौन है, वो आपके इजराइल है, इजराइल को मानता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर तो आप देख रहे होंगे ईरान, इराक भी है, सऊदी अरब भी है, तो ये बहुत सारी कंट्रियां हैं, जैसे है ना जॉर्डन भी आ गया, बहुत सारी कंट्रियां हैं, सीरिया भी आ गया। तो क्या यूएई आ गया, कतर आ गया, क्या ये कंट्रियां इजराइल की दुश्मन नहीं हुई? क्यों? क्योंकि ईरान कहता है कि इस्लामियों के लिए क्या है, इजराइल सबसे बड़ा खतरा है। तो उनके लिए इजराइल सबसे बड़ा खतरा नहीं है, नहीं प्यार साथियों, वो नहीं मानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीजन है प्यार साथियों, वो यहाँ पे कुछ और भी है। ईरान है वो अपने आप में न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहता है। अगर मान लीजिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर सब न्यूक्लियर पावर कंट्री ये न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया, तो इसके आसपास वाली कंट्रियों के पास क्या नहीं है प्यारे साथियों, न्यूक्लियर पावर वो कंट्रियां नहीं है। तो इससे उनको भी खतरा है। अगर ये न्यूक्लियर पावर बन गया तो उससे उनको भी खतरा है। प्यारे साथियों, इजराइल तो कभी का न्यूक्लियर पावर जो कंट्री है वो बन चुका है ना। तो अब ये नहीं चाहते और कंट्रियां कि ईरान भी बने, तो अब क्या करता है, इजराइल भी इस पर अटैक करता है। इजराइल भी ऐसे देखता है कि मान लीजिए कि ईरान पर हम अटैक करते हैं, ईरान पर अगर हम अटैक करते हैं तो वो क्या नहीं बना पाएगा, अपना न्यूक्लियर पावर नहीं बना पाएगा, न्यूक्लियर प्लांट नहीं बना पाएगा। तो इससे क्या होगा कि मिडिल ईस्ट में हम भी अपनी धाक जमाए रखेंगे प्यारे साथियों, इसलिए ऐसे काम करता है। दूसरा काम क्या करता है कि ईरान है ना, तो वो जगह जगह दूसरे देशों के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग जो स्टेट है, यानी कि हम जिनको कंट्री बोलते हैं, उनके अंदर क्या रखे हैं, अपने आतंकवादी संगठन रखे हैं। और क्या करता है, जैसे इजराइल पर ये भी बार बार अटैक करता है और इजराइल इस पर अटैक करता है। तो इजराइल ने अभी क्या किया, इजराइल ने अभी 100 ठिकानों पर किसके, ईरान के 100 ठिकानों पर क्या किए साहब जी, यहाँ पे मिसाइलें दागी है, मिसाइलें दागी है। अब देखिए,
यहाँ पर मिसाइलें दागना बड़ी बात नहीं है, किस प्रोसेस से दागी है। जैसे मैंने आपको पीछे एक टॉपिक बताया था, जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, मैंने उसमें बताया था कि कैसे यूक्रेन ने मिसाइलों को पहले रूस पहुंचाया, फिर रूस से भी मिसाइलें दागी, है ना। ऐसा सिस्टम ही आपके इजराइल ने किया है। पहले ईरान में पहुंचाया है प्रोडक्ट, उसके बाद में किया है, उसके बाद में क्या किया है, आउटपुट दिया है साथियों। देखिए किसी से भी परेशान सकते हैं, जैसे आप इलीगल जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि एक देश के को पैसे दे देते हैं, उसके बाद में वहां पर पहुंचा देते हैं आसानी से, और फिर वहां से कनेक्ट होकर वहां से बम पटाखे फोड़े जाते हैं। दूसरी बात है कि साथियों जो इजराइल है तो अपने क्या किया है, विमानों को भी दूसरी कंट्रियों के ऊपर से भेजकर भी क्या किया है, ईरान पर अटैक किया है। तो 100 से अधिक ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। प्यार साथियों ये जो 100 ठिकाने थे ना, वो ईरान के क्या थे, ईरान के जो सैन्य ठिकाने थे। और प्यारे साथियों इनमें जो बड़ी जो चीज आती है देखने को जो मिलती है, उसमें एक जबरदस्त देखने को मिलता है। आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ईरान, और ईरान प्यारे साथियों ईरान न्यूक्लियर पावर जहां भी बना रहा था ना, वहां पर इजराइल को भनक पड़ गई, और इजराइल ने उस न्यूक्लियर पावर पर भी क्या कर दिया, साहब जी, पावर स्टेशन जो है ना आपका जहां पे बन रहा था, उसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, उसको भी क्या कर दिया, तबाह कर दिया, है ना। तो डैमेज कर दिया, लगभग ज्यादा ही डैमेज हो गया है। यहाँ पर क्या करता था, तो प्यारे साथियों आपको सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, कि परमाणु जो रिएक्टर होता है वो यूरेनियम पर बेस होता है ना। और यूरेनियम हमारी अर्थ पर क्या नहीं मिलता है, प्राकृतिक रूप से शुद्ध नहीं मिलता है प्यारे साथियों, है ना। ये अयस्को में मिलता है, किसमें मिलता है, अयस्को में मिलता है। इसको निकालना पड़ता है, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, इसको प्यूरिफाई 100% में प्यूरिफाई लाई जाती है। और ईरान उस यूरेनियम में, ईरान है प्यारे साथियों, ईरान ने यूरेनियम में कितनी प्यूरिफाई ला दी थी, लगभग ये 50% की प्यूरिफाई ला दी थी। प्यूरिफाई क्या कर दी थी, प्यूरिफाई ला दिया था, उसको क्या कर दिया, इसने डैमेज कर दिया। तो याद करना, एक जो कंट्री जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है उसको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो इजराइल ने यहाँ पर इस ठिकाने को, यहाँ पर 100 ठिकानों को टारगेट बनाया है, जिनमें आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी ईरान का देखने को मिल जाता है प्यारे साथियों। दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलती है, देखिए ये जो यहाँ पर अटैक किया है, बेसिकली इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है, इसको क्या नाम दिया है, तो इसको नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसको नाम दिया है प्यारे साथियों, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। पूछ सकता है एग्जाम में कि इजराइल ने ईरान के जो सैन्य ठिकाने थे और वहां का न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था, उसको टारगेट करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका क्या नाम है प्यारे साथियों, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे साथियों। अब देखिए हमने इतना पढ़ा कि क्यों लड़ाई करना चाहता है, क्यों, क्या मकसद है, ठीक है। तो अब क्या करता है कि ओनली इजराइल ही इस पर अटैक थोड़ी करता है ना। ईरान ने अपने मिडिल ईस्ट के जो अपने देशों के चारों ओर क्या कर रखा है, जगह जगह अलग अलग कंट्रियों में अपने आतंकवादी संगठन बिठा रखे हैं। जैसे ईरान के जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन आप सब जानते होंगे कि एक इसका आतंकवादी संगठन है जिसका क्या नाम है प्यारे साथियों, जिसका नाम है हमास। आप पढ़ रहे होंगे, हमास के बीच में और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमास किसका है, इजराइल का है, इजराइल ने बनाया है ना। और ये कहाँ पर रहता है प्यारे साथियों, गाजा पट्टी पर रहता है। कहाँ पे रहता है, गाजा पट्टी पर। तो आप देखते रहते हो कि गाजा पट्टी पर युद्ध हुआ, गाजा पट्टी पर क्यों कर रहा है, बेसिकली गाजा पट्टी पर युद्ध, गाजा पट्टी पर इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर क्या है, ईरान का जब क्या है आतंकवादी संगठन है साथी, और गाजा पर कर रहा है। ऐसे ही आप देखोगे कि आपको लेबनान दिख रहा होगा, हिजबुल्ला भी एक आतंकवादी संगठन है जो ईरान का ही है। वो कहाँ पे है प्यारे साथियों, हो सकता है एग्जाम में इनकी लोकेशन भी पूछ सकता है। तो हिजबुल्ला जो है वो प्यारे साथियों लेबनान में है। कहाँ पे है, लेबनान में है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या पूछ सकता है, सिया मिलिशिया भी पूछ सकता है प्यारे साथियों, है ना। सिया आपकी क्या होती है, इस्लामिक के अंदर ये क्या होती है, धर्म होता है। तो सिया आपका क्या है, सिया मिलिशिया आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। ये ज्यादा है यहाँ पे, ईरान में शिया जो है वो ज्यादा है ना, शिया मुस्लिम क्या है, ज्यादा है प्यारे साथियों। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये इराक में देखने को मिलता है, प्लस सीरिया में देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों ये यहाँ पर देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी था। यूरेनियम को शुद्ध करना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा। दूसरी है कि आप कई बार सुनते होंगे कि ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको हैक कर लिया है इजराइल के द्वारा। क्या कर लिया है? देखिए सारा काम अभी आप देख रहे होंगे कि जो यूरेनियम होता है उसको प्यूरिफाई ऐसे किया जाता है, नहीं प्यारे साथियों, मशीनों से उसको प्यूरिफाई किया जाता है। मशीनों में बहुत बहुत जो एडवांस कंप्यूटर होते हैं वो ऐसा काम करते रहते हैं, मशीनी काम करते रहते हैं। तो इजराइल क्या करता है, उसको टारगेट बना देता है और ऐसा टारगेट उसके हैक करके ऐसा सिस्टम कर देता है कि वो यूरेनियम उसका प्यूरिफाई होता ही नहीं है ना, प्यूरिफाई ही नहीं होता है। इस तरीके से हैक कर देता है, जबरदस्त हैक करता है। यूरेनियम जो है वो उसमें शुद्धता प्यूरिफाई आती ही नहीं, शुद्ध होता ही नहीं है, जबकि वहां पर दिखाता है ऑटोमेटिक कि हो रहा है, लेकिन शुद्ध नहीं होता है। फिर जब पता चलता है कि ये तो शुद्ध ही नहीं हुआ तो क्या इसे परमाणु बम बनेगा, फिर अंत में पता चलता है प्यारे साथियों, तो इजराइल बार बार इसके जो है परमाणु न्यूक्लियर जो प्लांट है उसको क्या कर रहा है, हैक भी कर रहा है। तो इस बार को कर दिया तो भारी नुकसान हुआ है, फिर उनका मतलब है। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी देश परमाणु बन गए हैं, जो भी देश परमाणु बन गए हैं वो क्या कर रहे हैं ना, वो एक संधि होती है प्यारे साथियों, एनपीटी जिसको बोलते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके अंतर्गत बहुत आपके लगभग 5 देश 6 देश शामिल है प्यारे साथियों, कितने 5-4 देश शामिल है। अब ये देश क्या करते हैं, ये देश कहते हैं कि हम परमाणु हम ही बेचेंगे दूसरे देशों को, परमाणु हम ही बेचेंगे दूसरे देशों को, और परमाणु हम बढ़ाने नहीं देंगे हर किसी को, परमाणु हम बढ़ाने नहीं देंगे, परमाणु से खतरा है, परमाणु से खतरा है, हम बढ़ाने नहीं देंगे, है ना। गलती से क्या पता कहीं पर गिर जाए, है ना, कहीं पर गलत इस्तेमाल हो जाए तो आने वाला बहुत समय लोग, आप देखते हो हिरोशिमा नागासाकी पर यूएसए ने परमाणु बम छोड़ा था, आज क्या हालत हो रही है वहाँ पर, जो जन्मते हैं बच्चे, जिनका जन्म होता है वो किस तरीके से जन्मते हैं प्यारे साथियों। आप भी देखते हो कि बीमारियां लेकर जन्मते हैं, किसी के एक टांग नहीं होता, किसी के एक हाथ नहीं होता, कोई कैसे होता है, कोई कैसे होता है ना। इससे क्या निकलती है, जो रेडियोधर्मी जो गैसी जो आपकी विकिरणें निकलती है प्यारे साथियों, वो बहुत हानिकारक होती है ना, बहुत हानिकारक। तो ये देश कहते हैं कि नहीं, अब जो बन गया हमने बना लिया, हम बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, हर कोई नहीं बना सकता, अगर बढ़ाएगा तो कार्रवाई करेंगे और उसको फोड़ेंगे परमाणु बम से ही, ऐसे कहते हैं। तो भारत और कुछ देश है जो इसका हिस्सा नहीं है, हालांकि परमाणु बम बना ली है वो चोरी छुपके इन देशों से, लेकिन आपको पता चल जाएगा या होगा कि वो इस पर साइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि भारत इस पर साइन इसलिए नहीं करता क्योंकि उनका ही राज थोड़ी है वर्ल्ड के अंदर, जो खुद परमाणु बम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ऐसा क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कोई मतलब है इसका, कोई लॉजिक है? अरे आप सबसे पहले इसमें मानिए, आप सबसे पहले आपको एक टेक्नोलॉजी मिल गई, आपके देश ने इस पर पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आने वाली जो देश है वो इसको बढ़ाएंगे नहीं परमाणु बम को, कल आपको कोई लड़ाई होगी तो आप दूसरों को फोड़ दोगे। प्यारे साथियों, इसी को यहाँ पर सबसे हमारे देश के अंदर एक तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ पे एक राष्ट्रपति जो हमारे थे, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने पहला परमाणु परीक्षण भारत में किया और भारत को एक परमाणु बम पर न्यूक्लियर कंट्री के रूप में नवाजा। पहले साथियों आपको पता होगा कि अमेरिका में एक बार आपके अब्दुल कलाम जी गए थे और अब्दुल कलाम जी वहाँ पर नासा में गए थे। नासा ने बोला था कि हम आपको अरबों खरबों रुपए दे देंगे, जितने आप मांगोगे उतने दे देंगे, क्योंकि उनको पता था कि क्या चीज़ है अब्दुल कलाम वास्तव में, है ना। तो अब्दुल कलाम वहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम लेकर आ गए थे कि एक सैटेलाइट भारत की इस ऐसे होकर जाती है, उसका वापस आने का समय ऐसा है, उसके अंदर नीचे से वो इतना उसका जो कैमरा का रेजुलेशन है उसे एक घड़ी के सुइए तक की आसानी से बहुत दूरी से बता देता है। अब भारत आए बताइए, अरुण जेटली उस समय इस पर परमाणु बम का एक चला ही रखा था, तो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था हमने सबसे पहले, और वो बोल दिए थे अब्दुल कलाम जी की इस समय में परमाणु परीक्षण करना है, अमेरिका की सैटेलाइट आनी है, जैसे ही वो सैटेलाइट यहाँ से गुजरे तभी से हमें परमाणु परीक्षण स्टार्ट कर देना है। तो पोखरण जो आपका जैसलमेर में पड़ता है प्यारे साथियों, वहां पर इसका पहला परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था और अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में हमने क्या किया, एक परमाणु संयंत्र देश के रूप में हम उभरे। प्यारे साथियों, इसमें मैंने बोला था कि आपको क्या बोला था, एनपीटी। देखिए इसका मतलब होता है आपका इसका मतलब होता है प्यारे साथियों नॉट नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है प्यारे साथियों, ये कब बना था? तो प्यारे साथियों 1 जुलाई 1968 में ये बना था। कब बना था प्यारे साथियों? एग्जाम हो सकता है आपका 1 जुलाई 1968 में बना था प्यारे साथियों, और ये आपको 191 देश शामिल है ना, 191 देश शामिल है। यहाँ पे न्यूक्लियर भी लिख लो प्यारे साथियों, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1 जुलाई 1900। आप बोलोगे जी इसमें 191 देश कैसे आ गए? 191 देश थोड़ी है, नहीं प्यारे साथियों, 191 इसमें देश है, न्यूक्लियर नहीं बने हैं अभी तक। न्यूक्लियर कंट्री तो अभी तक आपकी 9 ही है, न्यूक्लियर कंट्री तो अभी तक आपकी 9 ही है प्यारे साथियों। कौन सी है? 9 ही कंट्री। अभी बताऊंगा कौन कौन सी कंट्रियां हैं। तो इसमें 191 देश वैसे हैं जो बहुत कमजोर हैं, जिनकी स्थिति नहीं है कि वो आपकी क्या बना सके, न्यूक्लियर बम बना सके, है ना, परमाणु बम बना सके। तो वो देश भी इसमें शामिल हो गए, ताकि हम भी इन देशों से मिलकर क्या कर ले, जो बड़े बड़े देश हैं उनसे परमाणु खरीद ले, है ना। तो ये तो 5 जो देश हैं वो तो अपने आप में बेचेंगे, वो तो अपने आप को राजा समझ रहे हैं, इसका बाप समझ रहे हैं एनपीटी का, है ना, उन्होंने ही तो बनाया है ये ट्रीटी। अब देखिए कौन से वो 9 देश है जो न्यूक्लियर है। तो प्यारे साथियों एक तो आपका यूएसए आ जाता है, एक आपका चाइना आ जाता है, और कौन से आते हैं? एक आपका रशिया आ जाता है, एक आपका यूके आ जाता है, एक आपका फ्रांस आ जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, अब देखिए इन्होंने है वो एनपीटी पर साइन किया हुआ है, एनपीटी पर इन कंट्रियों ने साइन किया हुआ है। अच्छा, जो एनपीटी पर साइन नहीं किया, साइन नो, तो वो कंट्रियां आपकी जैसे इंडिया आ गई, वो आपकी पाकिस्तान आ गई, वो आपकी उत्तर कोरिया आ गई, वो आपकी कौन सी आ गई? उत्तर कोरिया आ गई। और जैसे अगर और की मैं बात करूं तो उत्तर कोरिया आ गई, और 1-2 कंट्रियां और है प्यारे साथियों, है ना, वो भी आपकी क्या है, जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया। तो बस एक ही रीजन है इसे, है ना, इससे वो क्या समझ रहे हैं कि हमें दबाव में रखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अब प्यारे साथियों ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ऑपरेशन राइजिंग ड्राइंग तो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था, बहुत शानदार था, एग्जाम के लिहाज से भी था, और याद करना इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, थोड़ा सा क्या है कि मैं मैपिंग से एक एक चीज़ को ड्रॉ नहीं कर पा सकता, क्यों? क्योंकि ये आपकी जो समझने के लिए मैंने ये मैपिंग लगाया है, बल्कि ये मैपिंग मुझे भी दिखाई नहीं देता है प्यारे साथियों, तो मैं आपको मैप के जरिए पूरा का पूरा डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अच्छा, आप कहेंगे कि आप है ना मोबाइल पर वैसे नहीं पढ़ा सकते क्या? तो प्यारे साथी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसी की वजह से मुझे यही पैटर्न अच्छा लगता है, इसलिए इस पैटर्न को मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तो प्यारे साथियों आप एक बात याद रखना कि हम जिस भी फील्ड में कुछ काम करते हैं, हम उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री में घुसे हुए लोग हैं, जो फिल्में बनाते हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका भी एक सपना होता है कि हम भी इस श्रेणी में क्या जीते, इस फिल्म इंडस्ट्री में हम भी बड़े बड़े पुरस्कार जीते। तो प्यारे साथियों कुछ पुरस्कार तो जो हमारे देश में दिए जाते हैं, और कुछ पुरस्कार जो इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं, वो सभी एक जो फिल्म मेकर होता है, जो निर्देशक डायरेक्टर होता है, वो सब चाहते हैं कि हम ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करो कि मुझे भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिले। तो प्यारे साथियों उन्हीं अवार्ड्स में से एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, जिसको बोला जाता है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। प्यारे साथियों ये जो फिल्म फेस्टिवल है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, ये आपके स्विट्जरलैंड के लोकार्नो शहर में दिया जाता है, और हर साल दिया जाता है। देखिए क्यों दिया जाता है, तो बेसिकली एक ही मकसद होता है सभी अवार्डों का, मोटा मोटा देखें तो क्या होता है, इसका जो मोटा मोटा जो मकसद होता है वो ये होता है कि ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना जिसमें थोड़ी सी आर्ट कल्चर दिखाए, ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना जहाँ की कला संस्कृति को भी दिखाए। जैसे हम भारत में कोई डायरेक्टर है, तो भारत में पिछली बार जो दिया गया था वो आपको किसको दिया गया था, शाहरुख खान को दिया गया था देवदास के लिए, तो शाहरुख खान को दिया गया था, है ना, ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। इस बार किसी और को दिया जा रहा है, वो हम बताएंगे आपको किसको दिया जा रहा है, अलेक्जेंडर को दिया जा रहा है। तो प्यारे साथियों ये कलात्मक जो संस्कृति है उसको दिखाने के लिए दिया जाता है। दूसरा
ये सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए भी लिया जाता है, जिसमें सिनेमा आज आप देख रहे हो कि कुछ मूवियाँ ऐसी आती है जो हम सीन आज घर पर बैठे देख लेते हैं, है ना। तो ये उस चीज को नहीं है, ऐसी मूवियाँ बनाओ जो सिनेमा में अच्छे लोग पसंद करें, जो आपके एक अकेला बैठकर देखना पसंद नहीं करें, ऐसी मूवियों को बनाए जो लोग क्या देखें, एक झुंड में होकर देखना पसंद करें, सिनेमा में बैठकर देखना पसंद करें, ऐसी मूवियों को एक प्रमोट करता है प्यारे साथियों, है ना। तो अब देखते हैं साथियों क्या है। तो आपको सबसे बता दूं कि सबसे पहले तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे बनाया जाता है प्यारे साथियों, तो ये आपकी स्विट्जरलैंड में बनाया जाता है, स्विट्जरलैंड में बनाया जाता है, ठीक है। ये कब बनाया जाता है तो प्यारे साथियों आपके लोकार्नो शहर में बनाया जाता है, और इसकी स्टेब्लिश कब हुई थी तो 1946 में प्यारे साथियों स्थापित हुआ था, ये एक तरीके से संचालन हुआ था इसको। और प्यारे साथियों याद रखना ये 1989 से प्रतिवर्ष बनाया जाता था, पहले प्रतिवर्ष नहीं बनाया जाता, सिर्फ प्रतिवर्ष बनाया जाता है, प्रतिवर्ष बनाया जाता है। अब प्यारे साथियों एक बात मैं और बता दूं, इसका उद्देश्य मैं बता दूं, इसका उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों, देखिए इसका उद्देश्य मैंने बता दिया, कलात्मक व सिनेमा को बढ़ावा देना इसका पर्पज है। प्यारे साथियों इस बार किसको दिया गया, देखिए मूवी को जो बढ़ाता है उसको कहते हैं डायरेक्टर, और फिर उसमें जो रोल लेता है उसको अलग अलग नाम, जैसे हीरो भी होता है ना, तो इसमें एक डायरेक्टर को दिया गया इस बार डायरेक्टर को। पहली बात तो पूछ सकता है प्यारे साथियों कि इसमें 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे, ये कितने नंबर का, तो 78वां है, और याद करना मैं 77वां भी बता रहा हूँ, 77वां हमारे ही शाहरुख खान जी को दिया गया था, शाहरुख खान को दिया गया था, ठीक है, शाहरुख खान को दिया गया था 77वां। अब मैंने बता भी दिया था कि देवदास के लिए दिया गया था प्यारे दोस्तों, देवदास के, ठीक है। तो अब डायरेक्टर की बात अगर की जाए तो डायरेक्टर इस बार किसको दिया गया है, तो इस बार दिया गया है, इस बार आपकी यूएस के डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर प्यानी, ठीक है, इनको दिया गया है, किसके लिए दिया गया है तो प्यारे साथियों वही है सिनेमाई शैली के लिए दिया गया, ठीक है, तो उसके लिए दिया गया। देखिए इस बार 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे, एक स्टैटिक का डालेगा इसमें, 77वां इसको दिया गया और 78वां इसको दिया गया। कहाँ पे होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। ऐसे इसको क्या करेगा, मेकअप करके आपके एग्जाम में परोस देगा और आपको क्या कर देना, सही कर देना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें बाहरी नॉलेज भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्यारे साथियों ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर जो भाई लोग हैं वो किसान फैमिली से आते हैं और मैं भी किसान फैमिली से ही आता हूँ, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सब एक चीज़ को जानेंगे जो है बीमा। बीमा क्या होता है प्यारे साथियों, बीमा एक ऐसा साधन होता है, अगर मान लीजिए कि कल मैं किसी जोखिम में पड़ जाऊँ, है ना, मान लीजिए कि मेरी किसी में दुर्घटना हो जाए, है ना, मेरी दुर्घटना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर मैंने अपने एक्सीडेंट पर बीमा कराया रखा है, मैंने अपनी कार जिसको मैं चलाता हूँ उस पर बीमा करा रखा है प्यारे साथियों, तो क्या होगा, जब मेरे पास कल कुछ नहीं होगा तो मुझे उस कंपनी के द्वारा मुझे एक वित्तीय सहायता दिया जाएगी, जिसको बीमा कहते हैं। तो ऐसे ही तो हर कोई मुझे दे देगी नहीं, पहले मुझको भी देना पड़ेगा, पर साथियों मुझको जो देना पड़ेगा उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होगी, बदले में मेरे को जो देगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बीमा एक प्रकार की वित्तीय सहायता है जो क्या होगी, आपको उस समय प्रोवाइड की जाएगी जिस समय में आपको कमी यानी कि उसकी क्या होगी, अभाव होगा, ठीक है प्यारे साथियों। अब समझिए प्यारे साथियों, ये आपकी सरकार ने कृषि और कल्याण मंत्रालय ने एक जबरदस्त आपकी एक क्रोपिक नाम की एक कलिक्स आपकी एक स्कीम लॉन्च की है प्यारे साथियों। ये भी फसल बीमा के अंतर्गत आती है। फसल बीमा का मतलब क्या हो गया, अगर फसल पर कोई वित्तीय सहायता मिलेगी, कल क्या पता मैं आज फसल बोता हूँ प्यारे साथियों, फसल उगाता हूँ और आने वाले समय में किसी भी आपदा के कारण अगर वो खराब हो गई पूरी की पूरी, तो मेरे पास क्या बचेगा। तो मैंने मान लिया कि मेरी फसल पर बीमा करवा दिया, मैंने सरकार को कुछ पैसे दिए, उसके बदले में अगर मेरी फसल खराब हो जाती है तो सरकार भी मुझको वित्तीय सहायता देगी प्यारे साथियों, है ना। तो फसल बीमा के अंतर्गत ये स्कीम आई है।
अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि मैंने 200 एकड़ के अंदर फसल उगाई है प्यारे साथियों, है ना, 200 एकड़ के अंदर मैंने फसल उगाई है। अब प्यारे साथियों 200 एकड़ के अंदर मैंने फसल उगाई है, तो आप समझिए कि कल कोई आपदा आई, पूरी की पूरी खराब हो गई, मैं तो पूरा डाउन चला जाऊंगा। अरे मान लीजिए कल उसके ऐसी बीमारी लग गई प्यारे साथियों, कल उसके ऐसी बीमारी लगी जिसका मुझे पता ही नहीं कि क्या बीमारी है, तो अभी ये जो क्रॉपिंग नाम की जो स्कीम है प्यारे साथियों, इसके द्वारा आप क्या करो, मोबाइल के अंदर उस फसल की तस्वीर खींचो, वो आपको मूल्यांकन करके बता देगा कि इसमें ये प्रोडक्ट डालना है, इसमें ये दवाई डालनी है, इसमें ये काम करना है, इसको ये बीमारी हो गई है, इस फसल में ये बीमारी लग गई है, ये करो आप, वो करो, ऐसे क्या कर देगा, हमें रिजल्ट दे देगा। उसके बाद में हम जैसे ही वो फसल में प्रोड्यूस करेंगे, हमारी फसल बेहतर होगी, अगर बेहतर नहीं होगी तो सरकार फसल बीमा तो हमने करवा ही रखा है। प्यारे साथियों कुछ लोग इसलिए नहीं करवाते हैं फसल बीमा, क्योंकि कईयों के पास क्या होती है, जमीन कम होती है ना, जमीन कम होती है, तो उसमें ये फसल बीमा आपका महंगा पड़ता है, तो कुछ इसलिए नहीं करवाते हैं। बल्कि कम फसल पर भी होता है, उसमें कम पैसे लगते हैं, लेकिन फिर लोग सोच लेते हैं कि क्या ही करेंगे थोड़ी सी जमीन के लिए। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम जानते हैं कि इस क्रॉपिंग का जो फुल नेम है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो प्यारे साथियों कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन। रियल टाइम ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि क्या करो, वास्तविक समय में उसका देख रेख करना है ना, ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब यहाँ पे धान की फोटो लो और उस पर आपको बता देगा कि इसमें ये बीमारी है, ये कर दो भाई साहब। अब देखो ये किसके अंतर्गत आती है, तो फसल बीमा के अंतर्गत आती है, फसल बीमा के अंतर्गत आती है, बीमा के अंतर्गत आई हुई है, अंतर्गत आपकी कह सकते हैं स्कीम है। और प्यारे साथियों ये किस मंत्रालय ने शुरू की है, किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो कृषि, ये किसका काम है प्यारे साथियों, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च की है। ठीक है, मंत्रालय ने क्या की है प्यारे साथियों, लॉन्च की है। तो अब हमने इसको बता ही दिया आपको, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी था, पूछ लेगा एग्जाम में, आपको कुछ भी पूछ सकता है इससे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला ये टॉपिक है। और हमारे लिए जानने के लिए भी जरूरी है कि सरकार भी इसके अंदर बहुत सारा काम कर रही है, बशर्ते हमें जागरूक रहना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, हमें दूसरों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक पर। प्यारे साथियों इन सभी टॉपिकों में जो मुझे अब मोस्ट टॉपिक आया है, वो मोस्ट टॉपिक मुझे यही लगा है, ये आपका क्या है, तो जेंडर गैप के बारे में बताता है प्यारे साथियों, है ना, जेंडर गैप के बारे में बताता है, जेंडर गैप के बारे में। देखिए इस टॉपिक पर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस तरीके से जो जेंडर का गैप हो रहा है प्यारे साथियों। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग होता है, पुरुष या महिला होता है, गैप का मतलब उनमें गैप है। देखिए ये जो गैप है लगातार भारत में बढ़ रहा है ना, भारत में बढ़ रहा है प्यारे साथियों। इसका एक रीजन है कि महिलाओं को पुरुषों की प्रायोरिटी में नहीं रखना, दूसरा क्या है, पुरुषों के महिलाओं में प्रायोरिटी नहीं रखना। आप ऐसे देखो कि हमारी जो सरकार है प्यारे साथियों, वो डिफेंस के मामले में महिलाओं को प्रायोरिटी कम देती है, महिलाओं को प्रायोरिटी क्या करती है प्यारे साथियों, कम देती है। उससे क्या होता है, तो उससे भी एक जेंडर गैप होता है। आप आज देखो कितने ही एमएलए होंगे, कितने ही आपके सांसद है ना, कितने ही सांसद होंगे, कितने ही विधायक अवसर पर साथियों, राजनीति के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो भारत में कम है, बहुत कम है, पुरुष बहुत ज्यादा है, और उनमें लगातार गिरावट आ रही है ना। आप में से अब एक दो बोलेंगे कि रिंकू सिंह की पत्नी ही विधायक है, अरे प्यारे साथियों वो है, मानते हैं वो है, लेकिन उस एक के होने से क्या होगा, भारत में 5.5% ही महिला है आपकी, जो पॉलिटी के अंदर है, पॉलिटिकल में घुस रही है, बहुत कम है। आप आज किसी भी फील्ड में देख लो प्यारे साथियों, आपको पुरुष ही पुरुष दिखाई देंगे, लेकिन सरकार की कुछ रणनीतियां ऐसी है जिसमें महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट कर दिया गया है, महिलाओं को ज्यादा आरक्षण दे दिया गया है। ये बात भी सरकार की बहुत गलत है। आप बराबर इक्वलिटी रखिए, अगर आप बराबर इक्वलिटी नहीं रखते हैं, जेंडर गैप आएगा, 100% आएगा,
आप ये देखिए कि किसी भी सेक्टर हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप हमेशा बराबर प्रायोरिटी दें। ये नहीं कि उसमें महिलाओं को दे दिया 70% और पुरुषों को दे दिया 30%, इसमें दे दिया पुरुषों को 90% और महिलाओं को दे दिया 10%। ये नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। जेंडर गैप आएगा, अगर जेंडर गैप लाना है तो ये ऐसा काम करते रहिए सरकार, लेकिन अगर आप इसमें सुधार चाहती है तो हर एक सेक्टर में बराबर प्रायोरिटी दे, क्योंकि महिलाओं भी पुरुषों से कम नहीं है और पुरुष भी महिलाओं से कम नहीं है। आज आप देखते होंगे कई एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखो कि किसी भी रिजल्ट, किसी भी एग्जाम में आप टॉप पर कौन आने लगी है, महिलाएं आने लगी है। आज आप देखिए कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं रह रही है। किसी भी फील्ड में आप मुझे बता दीजिए कि कम है, महिलाएं हर एक फील्ड में अपना अच्छा योगदान दे रही है। लेकिन हम क्या है, हम पुरुषों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो भी गलत है। महिलाओं को भी प्रायोरिटी ज्यादा देना गलत नहीं है, पुरुषों को भी इक्वल लेकर चलेंगे, तभी एक समाज बैलेंस हो पाएगा, एक कंट्री बैलेंस हो पाएगा और उसका जेंडर गैप अच्छा आएगा, यानी कि लोगों में जो हम भेदभाव करते हैं वो कम आएगा। आज की जो पुरुष ग्रामीण क्या शहर भी देख लो, है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बर्ताव, जो भेदभाव होता है महिलाओं के अंदर, पुरुषों में भेदभाव चलता है। तो ये सारा सिस्टम ही ग्लोबल जेंडर का काम बनता है, क्योंकि ये रिपोर्ट ही इन चीज़ों पर बेस करके ही बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल प्रायोरिटी रखनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक जेंडर को ज़्यादा आप बेनिफिट दे रहे हो किसी स्कीम का, एक को कम दे रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी में रखना चाहिए, क्योंकि है ना, जो आपके देश में जो महिलाओं की जो संख्या है, लिंगानुपात कितना है, 943 है। तो 943 में 50 महिलाएं तो कम है। उसके लिए आप इतना कि महिलाओं को आरक्षण दे रहे हो किसी फील्ड में और किसी में पुरुषों को इतना ज़्यादा दे रहे हो, गलत है। 50-60 से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप स्टेबिलिटी बनाएंगे तो ये आपका चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप आरक्षण हर जगह मत दीजिए, यानी कि मेरा मतलब है कि आप एक लेवल पर दीजिए, लेकिन जहाँ पे जेंडर गैप होता है ऐसी जगह आप नहीं करें, इस जगह आप प्रायोरिटी पर रखें, ठीक है। तो जेंडर गैप की अगर बात करें प्यारे साथियों, जो आपका एक रिपोर्ट आती है जिसको बोला जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो प्यारे साथियों ये 2025 की आ गई है और इसमें सबसे शर्मनाक जो बात है, वो शर्मनाक बात ये है कि भारत की रैंक पिछले साल से गिरी है, यानी कि पिछली साल से क्या हो गई, ये गिर गई है भारत की रैंक के साथियों। तो 2025 आ गया है, जिसमें देखिए ये आपकी कौन करता है, तो याद करना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपकी क्या करती है, प्रकाशित करती है। पर साथियों अगर पूछ ले एग्जाम में कि ग्लोबल जेंडर गैप कौन प्रकाशित करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपकी क्या करती है, ये आपकी प्रकाशित करती है। प्यारे साथियों किसको बेस बनाकर ये की जाती है, तो इसमें जो बेस बना के की जाती है वो प्यारे साथियों 4 स्तंभों को बेस बनाकर की जाती है। 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स को बेस बनाकर की जाती है, जिनमें जो पहला पिलर है प्यारे साथियों वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का है, यानी कि महिलाएं और पुरुषों की जो इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो क्या बराबर लेवल पर है। इस चीज को देखकर यहाँ पे इस रिपोर्ट का क्या होता है। तो हमारे देश में आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं का इकोनॉमी में योगदान कितना है, पुरुषों का इकोनॉमी में योगदान कितना है, वो कम है ना, कम है। तो इसके लिए यहाँ पर भी ये बेस बन गया, इस पिलर के हिसाब से आपकी क्या होगी, ये रिपोर्ट आएगी। दूसरा जो इसमें पिलर होता है प्यारे साथियों, वो आपका होता है एजुकेशनल अटेनमेंट। एजुकेशन अटेनमेंट का मतलब होता है कि महिलाएं कितनी आपकी एजुकेशन ले रही है, पुरुष कितने एजुकेशन ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में महिलाओं को कम एजुकेशन दिया जा रहा है, तो फिर जेंडर गैप का कारण बनेगा। मान लीजिए कि हमारे देश में पुरुषों को कम जेंडर गैप दिया जा रहा है, कि पुरुषों को एजुकेशन कम दिया जा रहा है, तो फिर आपका फिर जेंडर गैप बनेगा। लेकिन अगर इक्वलिटी में लेकर चलोगे तो जेंडर गैप नहीं बनेगा प्यारे साथियों। दूसरा पिलर ये होता है। तीसरा जो पिलर होता है वो प्यारे साथियों हेल्थ को लेकर होता है, हेल्थ एंड सर्वाइवल को लेकर होता है, ठीक है। तो किसी को कितना स्वास्थ्य मिल रहा है, मान लीजिए कि आज है ना जो आपकी महिलाएं हैं उनको कम हेल्थ की सुविधाएं मिल रही है, तो वो मर जाएगी। तो
बीमारी से, है ना, उनको कम सर्वाइवल कर पाएगी वो। क्यों? क्योंकि उनको हेल्थ जैसी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। तब भी जेंडर गैप होगा। जेंडर गैप का मतलब पुरुष कम हो, आपके पुरुष ज्यादा हुए, महिलाएं कम होंगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कि महिलाओं को ज्यादा दिया जा रहा है ऐसी फैसिलिटी, तो फिर जेंडर गैप होगा। चौथा जो इसका पिलर होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है साथियों, और वो होता है पॉलिटिकल इम्पावरमेंट। पॉलिटिकल इम्पावरमेंट। तो पॉलिटिकल इम्पावरमेंट का मतलब है कि जब तक महिलाएं पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएगी तब तक वह महिलाओं की सेफ्टी कर पाएगी क्या? अरे पुरुष, देखिए कोई भी चीज हो, आप पुरुष हो तो आप ज्यादा फेवर में पुरुष पे रहेंगे, महिलाओं का भी कहीं बात नहीं है, लेकिन महिलाओं की जो क्या कमी है, महिलाओं में किस चीज की समस्या आ रही है, वो ज्यादा महिलाएं समझ पाती है। महिलाएं अपने अनुसार कानून लाएंगी तो वो क्या होगी, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, गेप कम आएगा, है ना। तो इसमें बराबर बराबर आपके रहने चाहिए। मैंने कहा था कि आज आपके सांसद देख लो, सांसद में आपको 90% पुरुष मिलेंगे, 10% महिला मिलेगी। क्यों ना क्यों ये 50-50-50 का आंकड़ा हो जाए, तो उसके अनुसार कानून बन जाएंगे। महिलाओं को किस चीज की जरूरत है उसके अनुसार कानून बनेंगे, पुरुषों को किस चीज की जरूरत है उसके अनुसार कानून बनाएंगे। और देश का तो अपना एक संचालन रूप से कानून होगा जो सब पर प्रायोरिटी होगा। तो ऐसे यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी जरूरी है। तो इन 4 पिलर को देखकर ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। प्यारे साथियों, अगर बात करें नंबर 1 पर, टॉप कौन आया है, तो टॉप नंबर जो 1 पर कंट्री आई है वो प्यारे साथियों आइसलैंड आई है। क्या है? आइसलैंड। कोई आयरलैंड कर देगा गलत हो जाएगा, आइसलैंड की बात कर रहा हूँ। दूसरा आपका आता है प्यारे साथियों फिनलैंड, और तीसरा आप रखते हो नॉर्वे। तो ये टॉप 3 पर आते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 प्यारे साथियों। अगर आप पूछोगे कि पाकिस्तान की कौन सी रैंक आई है, तो पाकिस्तान की साथी 149 रैंक आई है, 149 रैंक आई है। और इसमें प्यारे साथियों इसमें आपके कितने देश शामिल होते हैं, तो 148, है ना। तो इसकी 148 ही है प्यारे साथियों। तो इसमें 148 देशों को शामिल किया जाता है, शामिल होती है, और इसमें 148 ही पाकिस्तान की रैंक आई है, ठीक है। सॉरी, पाकिस्तान की रैंक आई है, पाकिस्तान की रैंक आई है, ठीक है, वो गलती से लिख दिया था साथियों। पाकिस्तान की 148 रैंक आई है। उसके बाद में अगर देखिए चार्ट की, तो इसकी 146 आई है साथियों। और अगर पूछे सूडान की, तो इसकी 147 रैंक आई है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, रैंक भी पूछ सकता है, जैसे रैंक मिलाओ पाकिस्तान की और इंडिया की रैंक मिलाओ। देखिए 2024 में अगर बात करें, 2024 में तो इंडिया की रैंक थी 129, और इस बार देखिए रैंक गिर गई, 2 आंकड़े गिर गई, यानी कि इस बार ग्लोबल जेंडर जो गैप है वो ज़्यादा देखा गया है। तो प्यारे साथियों, हम तो ऐसी ही गुजारिश करेंगे कि इसको कम बनाएं, इसको हमारा देश में भी टॉप 1 पर आना चाहिए, जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं हो। उनको पॉलिटी में भी उतना ही अवसर दिया जाए जितना हेल्थ सेक्टर में दिया जाए, उनको एजुकेशन में भी दिया जाए, इकोनॉमी में भी दिया जाए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको हेल्थ में कम दिया जाए, प्यारे साथियों दिया जाए, सबको बराबर दिया जाए, लेकिन आप इसमें गेप ना बनाओ, है ना। सबको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सबको पॉलिटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहिए, है ना, एजुकेशन में जाना चाहिए, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है कि फिर किसी को आप हेल्थ कम कर दो, है ना, ऐसा नहीं है। सबको अच्छी मिलेगी, लेकिन आप उसमें अंदर क्या नहीं करो, आप उसके अंदर भेदभाव ना करो, उसके अंदर पार्टनरशिप है वो बराबर इक्वलिटी रखिए। तो शायद इससे ही हमारी देश भी क्या पता टॉप नंबर 1 पर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों यही गुजारिश करेंगे, एग्जाम में एजिटिस पूछ लेगा। अब मिलते हैं प्यारे साथियों, ये आज के 5 क्वेश्चन है जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं, अब उनको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। प्यारे साथियों ये चर्चाओं में इसलिए आया था, ये आपका बिहार में पड़ता है, ये चर्चाओं में इसलिए आया था कि प्रधानमंत्री ने इसके टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है। देखिए टर्मिनल क्यों बनाए जाते हैं, बेसिकली टर्मिनल पर इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि आप वहां पर एयरपोर्ट पर जाओगे और फिर आपका बोर्डिंग होगा, आपका पूरा जांच होगी, आपका पूरे सामान की जांच होगी, उसकी आवश्यकताओं के लिए टर्मिनल बनाए जाते हैं, है ना। तो अब देखिए कोई छोटे जो एयरपोर्ट होते हैं, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं, उन पर आपको टर्मिनल कम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा टर्मिनल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर एक टर्मिनल पर ही काम हो जाता है। लेकिन जो भी इंटरनेशनल लेवल के जो एयरपोर्ट होते हैं, वहां पर एक तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी और सेफ्टी, पूरी तरीके से सेफ्टी की जांच करने के लिए भी आपके टर्मिनल बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी गए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपका बिहार में।
दूसरा है कि डीआरडीओ ने किस शहर में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र क्यूटीआरसी का उद्घाटन किया है। प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि आज के समय में हमारे लिए कंप्यूटर कितना जरूरी हो गया है। कंप्यूटर हमें छोटी से छोटी जांच बता देता है, मौसम के बारे में भी हमें पहले ही अनुमान बता देता है। इन सटीक रणनीतियों, इन सटीक डाटा को जानने के लिए हमें क्वांटम प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है, क्वांटम टेक्नोलॉजी की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो प्यारे साथियों, डीआरडीओ ने किस शहर में किया है, तो आप बोलेंगे नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है इसका उद्घाटन? नई दिल्ली में किया गया साथियों। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट पूसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसको विकसित किया है, संबंध किससे है? तो आप सब जानते हैं कि हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से लिए थे। पर साथियों, अब रशिया ने हमें 3 तो दे दी है, 5 का जो ऑर्डर था 2 नहीं दे पा रहा है क्योंकि रशिया आपका यूक्रेन के युद्ध में अभी क्या है, बिजी है। तो प्यारे साथियों, हम ऐसे देख रहे हैं कि क्या पता किसी भी घड़ी में हमें जरूरत पड़ जाए, उसके लिए हम खुद से इस चीज पर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हम कुछ टेक्नोलॉजियां आपकी जो S-400 है उसके लेंगे, क्योंकि रूस ने कह दिया कि आप हमारी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आप कुछ भी करिए। तो S-400 की हम क्या लेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी लेंगे और कुछ टेक्नोलॉजी हमारे जो साइंटिस्ट है वो अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें और यूज करेंगे। तो ये S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है प्यारे साथियों, उससे संबंधित है। अब देखिए आपको अगर पूछा जाए आयरन डोम कहाँ का है एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये आपका इजराइल का है। मैंने पहले भी बताया था ये इजराइल का है। अब देखिए जो 14 जो क्वेश्चन है वो प्यारे साथियों उसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कितनी फसलों को एमएसपी जारी की गई है। देखिए अभी जो मैंने इस टॉपिक को पूरा डिटेल के साथ में समझाया भी था कि एमएसपी का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, मिनिमम सेल प्राइस। यानी कि मान लीजिए कि आज कोई किसान है वो फसल बहुत ज्यादा दूरी में करता है, मान लीजिए कि 200-300 एकड़ में वो फसल करता है, लेकिन किसी आपदा के कारण, डिजास्टर के कारण उसकी फसल पूरी ही खराब हो जाती है, तो उसका जो भरपाई कौन करेगा कर सकते। तो इसलिए मान लीजिए कि किसान क्या करते हैं, छोटे पैमाने पर कृषि करते हैं। अब सरकार छोटे पैमाने पर कृषि करेंगे तो जो देश की इकोनॉमी है उस पर भी एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो मैक्सिमम आपका कृषि पर निर्भर देश है ना। और दूसरी बात है कि मान लीजिए कि हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसी से बचने के लिए सरकार ने कहा है कि आप कुछ भी खेती करिए, कुछ भी धान की खेती करिए, हम आपको उस पर एमएसपी देंगे, यानी कि उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस पर हम देंगे। आप चाहो तो हमें बेच दो, अगर आप हमारे से ज्यादा अगर आपको कोई दे रहा है, कोई मार्केट के अंदर बाजार मूल्य पर, तो आप उससे खरीद उसको बेच दो, लेकिन हम आपको एक प्राइस दे देते हैं, अगर उससे कम आपके बाजार में ले रहा है तो आप हमें ही बेच दो ज्यादा प्राइस पर। तो बस ये आपकी 14 फसलों को प्यारे साथियों एमएसपी पे घोषित किया गया है। 14 फसलों की एमएसपी यहाँ पे सरकार ने बताई है। उसके बाद में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुर्खियों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में है? किलाउआ जो ज्वालामुखी है वो आपके पड़ता है यूएसए, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएसए अभी चर्चित देश है। तो किलाउआ जो ज्वालामुखी है वोल्केनो वो आपको कहां पे देखने को मिलता है? यूएसए में। अब आप बताओ कि माउंट एटना कहां पर है? माउंट एटना क्रोकोटोवा कहां पर है? और आप बताओ विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर है? और आप बताओ क्या साथियों पेक्सी ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये आपको बताना है, जैसे इनमें से ये कहां पे है, तो ये इटली में है, और बाकी का आपको बताना है। तो आज ये 5 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इनका जो लाने का रीजन ये था, जो पीछे का जो काम है वो भी क्या हो सके हमारा रिवाइज हो सके। तो आप मिलते हैं कल।